बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन बनाने के तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है, सबसे पहले इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। मीडिया पर कुछ खबरें चल रही हैं, उन खबरों की हकीकत क्या है। इसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं। फिर उन तमाम खबरों की जो तफसीलात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि सियासी असीरान को रिहा किया जाए और 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का जो है ये भी मुतालबा तहरीक इंसाफ ने किया। लेकिन हुकूमत की जानिब से रिस्पांस ये दिया गया, जवाब ये दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी और बानी पीटीआई इमरान खान को तहरीरी तौर पर लिख कर देंगे तो आपके मुतालबात पर गौर व खौज करने के बाद आपको तहरीरी तौर पर जवाब दिया जाएगा। अब पीटीआई की जानिब से जो तहरीरी मुतालबात थे वो 16 जनवरी को जो है वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को दे दिए गए। अब उसमें जो मुतालबात थे वो वही 2 मुतालबात थे, लेकिन उनको 22 नुकात की सूरत में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने पेश किया गया। आज नाज़रीन ये खबरें चल रही हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था, उस मुतालबे के हवाले से ख़ास तौर पर जो 9 मई का मामला है उस पर हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि अगर हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता तो फिर हमारी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ जो चौथी बैठक है वो एक फ़जूल एक्सरसाइज होगी, वो वक्त का ज़िया होगा। लेकिन ये खबरें तो नाज़रीन मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल गई, लेकिन जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं इरफान सदीकी, उन्होंने इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी है कि जो मुतालबात तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को दिए हैं, उन मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक कोई रिटन जो है वो जवाब तैयार नहीं किया गया। अभी मुशावरत चल रही है। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद इन मुतालबात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब दिया जाएगा। यानी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इस बात से इनकारी हैं कि अभी हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से, ख़ास तौर पे 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार नहीं किया है। लेकिन नाज़रीन, इरफान सदीकी साहब की तरदीद अपनी जगह पे, इरफान सदीकी साहब की वजाहत अपनी जगह पे, लेकिन जो हवाएं शहर इक़्तिदार में नाज़रीन चल रही हैं, आज के दिन की बात हो रही है, उन हवाओं को अगर देखा और परखा और महसूस किया जाए तो जुडिशल कमीशन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चाहे 26 नवंबर का वाक़या हो, चाहे 9 मई का वाक़या हो, किसी पर भी फ़िलहाल जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है वो मुमकिन नज़र नहीं आती है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो आज चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब को एक सरप्राइज़ दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज सो मोटो कार्रवाई का मंसूर अली शाह साहब ने आगाज़ किया, उस कार्रवाई पर मंसूर अली शाह साहब को भी एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बता दें कि ये जो मुकदमा जिसकी फिक्सेशन की आज कमरा अदालत में बात हो रही थी कि जुडिशल ऑर्डर था, जुडिशल ऑर्डर की रोशनी में यह मुकदमा क्यों समाअत के लिए आज मुकर्रर नहीं किया गया, और इसी मामले पर केस फिक्स ना करने पर जो सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नज़र अब्बास साहब, उनको शोकास नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है और कल ज़ाती हैसियत में मंसूर शाह साहब ने बुला भी लिया है। तो आज जो बेंच समाअत कर रहा था उसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब थे, उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा और उसमें जस्टिस शकील अब्बासी साहब शामिल थे। अब इसमें 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई, बल्कि 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो मंसूर शाह साहब का ऑर्डर है एडिशनल रजिस्ट्रार को कंटेम्प्ट शोकास नोटिस जारी करने का, उसको तो कंप्लाई विद कर दिया गया है। जो मुतलका ब्रांच है, मुतलका ब्रांच की जानिब से नज़र अब्बास साहब को, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को जो है वो शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। कल वो पेश होकर अपना जो भी जवाब होगा वो अदालत के सामने रखेंगे।
लेकिन नाजरीन एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि इस ऑर्डर पर अमल दरामद करने के साथ साथ जो नाजरीन बेंच है मंसूर शाह साहब का, उसमें एक तब्दीली देखने को मिली है। यानी ये 3 रुकनी बेंच था। मेरे पास नाज़रीन जो डिटेल्स पहुंची हैं, जो खबर पहुंची है वो ये है कि कल जो बेंच ये तौहीन अदालत शोकास नोटिस केस की समाअत करेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब पेश होंगे, ये 3 रुकनी बेंच नहीं होगा बल्कि ये 2 रुकनी बेंच होगा। और इस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक साहबा शामिल नहीं होंगी और मंसूर शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं वो कल इस कंटेम्प्ट नोटिस केस की जो है वो समाअत करेंगे, शोकास नोटिस पर समाअत करेंगे। अच्छा, हमने ये खरीदने की जानने की कोशिश की कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा बेंच में शामिल क्यों नहीं है, तो इस पर नाज़रीन मुझे जो तफसीलात पता चली हैं उसमें यह बताया गया है कि मंसूर शाह साहब के बेंच में कुछ ऐसे केसेस लगे हैं जिनमें आयशा मलिक साहबा ऑलरेडी फैसला दे चुकी हैं। यानी ये कंटेम्प्ट का केस तो अपनी जगह पे, इस केस के अलावा जो बाकी केसेस लगे हैं उसमें आयशा मलिक साहबा जो है उनको शामिल करना जो है वो ऐसे ही है कि वो नीचे कोई फैसला दे चुकी हैं तो उन्हें माइनस करना ज़रूरी है। तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा का जो है इस केस में कल की समाअत में जो है वो माइनस कर दिया गया। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। दूसरा नाज़रीन वो मुकदमा जिन्हें मंसूर शाह साहब फिक्स कराना चाह रहे थे और जिसकी फिक्सेशन ना होने पे आज एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास साहब को नोटिस किया गया, वो केस नाज़रीन समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और वो केस नाज़रीन समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें दायर हुई हैं, उन दरखास्तों की समाअत करने वाला जो बेंच है, जो आईनी बेंच है, उसके सामने केस मुकर्रर कर दिया गया है। यानी 26वीं तरमीम के खिलाफ तमाम दरखास्तें और ये जो मुकदमा है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में आप यूँ कहें कि बड़े ही जो है वो जारहाना चीज़ें देखने को मिली, बड़ी गर्मा गर्म तहलका खेज चीज़ें देखने को मिली, वो मुकदमा भी 26वीं आईनी तरमीम के साथ जो है समाअत के लिए उसको जो है मुकर्रर कर दिया गया है। अब इसमें नाज़रीन जो बेंच बना है जो इस केस की समाअत करेगा, उसमें यह है कि ये 7 रुकनी बेंच होगा, जिसमें ये वाला मैटर भी होगा जिस पर मंसूर शाह साहब जो हैं अड़ गए हैं या डट गए हैं, और दूसरा जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं। 7 रुकनी बेंच को हेड करेंगे जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब शामिल हैं। यह केस 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और स्टार ऑफिस की तरफ से मुतल्लिका जितने फ़रीक़ैन हैं, जितने दरख्वास्त गुजारान हैं, उन्हें 27 नवंबर की समाअत का जो नोटिस है वो नोटिस जारी करके हेयरिंग के हवाले से मुतला भी कर दिया गया है। और इस मैच में भी अब मंसूर शाह साहब नहीं है, यानी एक केस में आयशा मलिक साहब माइनस हो गई और यहाँ पर भी चूँकि आईनी बेंच के लिए, आईनी केसेस के लिए मंसूर शाह साहब नामजद नहीं हुए हैं, तो मंसूर शाह साहब भी जो हैं वो अब यह केस जो है वो सुन नहीं पाएंगे। यानी कल जब समाअत होगी तो अदालत के सामने शायद यही मुद्दा रखा जाएगा कि 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला है उसमें नाज़रीन वैसे 8 रुकनी बेंच की बात सामने आई है। मैं 8 रुकनी बेंच आपको बता देता हूँ नाज़रीन, एक मिनट रुके नाज़रीन। ये आयशा मलिक साहबा भी उस बेंच में शामिल हैं। जो बेंच समाअत करेगा 27 जनवरी को, उसमें आयशा मलिक साहबा भी शामिल हैं। यानी यहाँ पे आयशा मलिक साहबा शामिल हैं, लेकिन वो जो मैटर है दूसरी तरफ जो कल कंटेम्प्ट का केस है उसमें आयशा मलिक साहबा जो है वो शामिल नहीं है। तो यहाँ से एक ये खबर आपके साथ शेयर करनी थी। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि एक और चीज़ भी है नाज़रीन। आदिल बज़ई जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, उनके खिलाफ जब मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा, उस रेफरेंस में नाज़रीन हुआ यह कि आदिल बज़ई ने यह प्ली ली कि मेरा जो बयान हल्फी नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है वो जाली है। आदिल बज़ई ने कहा कि मैंने कभी भी मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत अख्तियार नहीं की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आदिल बज़ई को बलूचिस्तान के हल्का NA 262 से डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाअहल हो गए। आदिल बज़ई ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। जब सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला चैलेंज हुआ तो जस्टिस मंसूर शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें आयशा मलिक साहबा भी शामिल थी, इस बेंच ने आदिल बज़ई को बहाल कर दिया, उनकी नाअहली का फैसला कलअदम करार दे दिया। लेकिन मुख्तसर फैसला था। आज नाज़रीन
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आदल बजई को बहाल करने का जो तफसीली माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, जो तफसीली फ़ैसला है वो नाज़रीन जारी कर दिया गया है। अब ये 18 सफ़ात का नाज़रीन तफसीली फ़ैसला है और आयशा मलिक साहबा का अलग से तहरीर किया गया नोट भी है। अब नाज़रीन ये जो मामला है आदल बजई वाला, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम आदल बजई ने लगाया कि मेरा झूठा बयान हल्फी मुस्लिम नवाज़ में शमूलियत का जमा करवाया गया इलेक्शन कमीशन में, उस बयान हल्फी पे वो जो इल्ज़ाम आदल बजई ने लगाया बयान हल्फी के हवाले से, उस पर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने सिविल कोर्ट बलूचिस्तान को जो है जल्द अज जल्द जो कार्रवाई है उसे मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। लेकिन आज इसी केस में एक और चीज़ भी है, एक और बात भी है कि ये जो ऑब्जर्वेशन आदल बजई केस में मंसूर शाह साहब ने दी है, जिस पर बाकी 2 जजेस ने सिग्नेचर भी किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है, एक तो वो आइन से बालादस्त इदारा नहीं, दूसरा ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो उसके आइनी फ़राइज़ से मुताबिकत नहीं रखता। यानी इलेक्शन कमीशन आइनी जिम्मेदारियों से हट के जो कंडक्ट या जो काम वो कर रहा है वो आइनी फ़राइज़ जिम्मेदारियों से उसकी मुताबिकत नहीं है। अब नाज़रीन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन की निशानदेही तो मंसूर शाह साहब ने अपने फ़ैसले में, तहरीरी फ़ैसले में कर दी, लेकिन आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अख्तियार तो आइनी बेंच का था ये मुकदमा सुनने का। तो फिर मंसूर शाह साहब ने जो फ़राइज़ सर अंजाम दिए इस केस को अपने पास लगाने के और फिर बेंच में भी रद्दोबदल करने के, वो अख्तियार कमेटी का था, केस सुनने का अख्तियार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था। तो यहाँ पर भी जो मंसूर शाह साहब के जो फ़राइज़ हैं, जो इक़दामात हैं, वो भी आइन के साथ मुताबिकत नहीं रखते थे। तो आप देखें कि आज ये केस जो है आइनी बेंच के सामने लगने की जो कॉज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और 8 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है, 8 रुकनी लार्जर बेंच, जो कि 27 जनवरी को केस की समाअत करेगा। इसके अलावा नाजरीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। चीफ जस्टिस काजी फाइजा के हक में, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मामला नाज़रीन ये है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं और उन जज साहबान में शामिल हैं जिन्होंने वो 6 जो जजेस ने हाई कोर्ट ने जो ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, कादी फाइजा साहब को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उसमें सबसे सीनियर मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से जो चीज़ें उस वक्त रिपोर्ट होती रहीं कि उस लेटर के बाद जो है कादी फाइजा साहब ने उनको बुलाया, मंसूर शाह साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। अब नाजरीन हुआ ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था, जिसमें एक डॉक्टर ताजफीन खान हैं जिन्हें नैब ने कोई मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात पर जो है मनी ट्रायल के लिए तलब किया था। अब डॉक्टर ताजफीन खान ने जो है ये नैब का जो कॉल ऑफ नोटिस है उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आज इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने डॉक्टर के वकील ने अदालत में कहा कि मुझसे मनी ट्रेल मांगी जा रही है, मैं लीगल चैनल से पैसा बाहर लेके गया, तमाम मनी ट्रेल भी दिखा चुका हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ कार्रवाई और मुझे ज़ाती हैसियत में बुलाया जा रहा है। तो इस पर नाज़रीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जवाब दिया कि देखें, मनी ट्रेल साबित करना तो बड़ा मुश्किल काम है। और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि कादी फाइज ईसा भी अपनी मनी ट्रेल जो है वो नहीं दे सके थे, लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दरख्वास्त गुजार को ये ऑप्शन ज़रूर दिया कि आप अगर अपनी मनी ट्रेल दिखा दें तो फिर आपके खिलाफ जो कार्रवाई है, जो नैब का कॉल ऑफ नोटिस है, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। अब नाज़रीन मोहसिन अख्तर कियानी साहब के जो रिमार्क्स हैं साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब के हवाले से मुतासब हैं, मुतासब नहीं हैं, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक और नुक्ता मैं आप देखने वालों के सामने ज़रूर रखूंगा कि देखें नाज़रीन, पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम है उस अदालती निज़ाम के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं और जो निचली कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद हैं। ये जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बात की ना कि कादी फाइजा साहब भी मनी ट्रेल नहीं दे चुके थे, अब मुझे नहीं पता
کہ یہ انہوں نے کس پیرائے میں، کس ماحول میں محسن اختر کیانی صاحب نے بات کی۔ آج کے حالات کی اگر ہم بات کریں تو آج منی ٹریل کا اگر سوال اٹھ سکتا تھا تو وہ اٹھ سکتا تھا کہ ملک ریاض حسین 190 ملین پاؤنڈ کیس میں این سی اے کے سامنے اپنی منی ٹریل دینے میں ناکام ہوئے تھے، تبھی ان کے خلاف کارروائی کا این سی اے نے آغاز کیا اور ان کے جو اکاؤنٹس تھے جہاں پر یہ پیسہ پڑا تھا ان کو وہاں پہ فریز کر دیا گیا تھا، اور پھر الٹیمیٹلی وہ پیسہ جو ہے برطانیہ این سی اے کی جانب سے پاکستان میں بھجوایا گیا۔ چلیں یہ منی ٹریل والی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو میں نے پہلے بات کی کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ ان فیصلوں کی ماننے کی پابند ہوتی ہے۔ اب محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس تو دیے قاضی فیصل صاحب کے خلاف کہ وہ بھی اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے تھے۔ حقیقت ناظرین یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 10 ججز نے وہ ریفرنس جو قاضی فیصل کے خلاف دائر ہوا تھا اس ریفرنس کو کالعدم قرار دیا تھا، اس ریفرنس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں اور سپریم کورٹ کی کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ ایک معاملہ انہوں نے رکھا تھا کہ ایف بی آر قاضی فیصل صاحب کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کے مالی معاملات کو دیکھے، لیکن جب وہ مالی معاملات دیکھے جا رہے تھے اور ایف بی آر کی رپورٹ سپریم کورٹ کے لیے تیار کی جا رہی تھی تو قاضی فیصل صاحب اور قاضی صاحب کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، اور وہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ سپریم کورٹ میں 6-4 کے تناسب سے ایکسیپٹ ہوئی تھی۔ یعنی نظر ثانی کی درخواست کا منظور ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے والا فیصلہ تھا جس میں یہ معاملہ ایف بی آر کو ریفر کیا گیا تھا وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا، اور 6-4 سے سپریم کورٹ کی اکثریتی ججز نے یہ قرار دیا کہ یہ معاملہ آئین اور قانون کے تحت ایف بی آر کو ریفر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قاضی فائصہ کو بھی کلین چٹ دی گئی، قاضی فائصہ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کو بھی کلین چٹ دی گئی۔ تو جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ موجود ہے قاضی صاحب اور قاضی صاحب کی اہلیہ کو کلین چٹ دینے کا، تو اس کے بعد میرے خیال سے جج صاحب کو یہ ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے۔ یہ میری ایک رائے ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ نہ جانے کمرہ عدالت میں کیا ماحول ہو سکتا ہے، کس پیرائے میں محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں، اکثریتی فیصلے کی موجودگی میں محسن اختر کیانی صاحب کا یہ ریمارکس دینا اور قاضی فیصل صاحب کی منی ٹریل پر بات کرنا، یہ ناظرین کوئی مناسب جو ہے وہ بات یا اقدام نہیں تھا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔